दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम 14 और 15 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। पहले आर्टिकल में वी विल टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश। देखिए अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में एक लैंडस्लाइड देखने को मिले शिमला वाले एरिया में, जो आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, इसमें एक आती है आपकी रेलवे लिंक जो कि कनेक्ट करती है कालका को शिमला से। ये बहुत पुरानी आपकी मतलब आप ये कह सकते हैं टॉय ट्रेन वाली एक रेलवे लाइन है। इतनी ज़्यादा बहुत ब्रॉड तो नहीं है, बट इसके ऊपर बहुत सा इम्पैक्ट पड़ा है इस लैंडस्लाइड के कारण। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लैंडस्लाइड होता क्या है। जब भी आप ये देखते हैं कि सडन मूवमेंट देखने को मिल रही है आपको, जैसे यहाँ पर ये पत्थर देखने को मिल रहे हैं ना, ये कुछ ब्लॉडर देखने को मिल रहे हैं, जब आपकी धरती नीचे से खिसक रही है, मतलब आपकी जो डिब्रीज हैं वो डाउन द स्लोप मूव करते हैं, इसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। इसके पीछे दो रीज़न है। प्राइमरी रीज़न आता है ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए आपने स्लोप्स को बहुत ज़्यादा कट कर दिया, अब कट करने की वजह से यहाँ पर ये जो स्लोप है वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा, तो इसे कह देते हैं आप ग्रेविटी की वजह से मेजरली ये लैंडस्लाइड आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कई बार इसे सप्लीमेंट करते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल, जैसे इस साल देखने को मिला, अर्थक्वेक, स्नो की मेल्टिंग होना, इससे भी काफ़ी असर पड़ता है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जैसे आपने चार धाम यात्रा के बारे में सुना होगा, अब इसे आप चार धाम प्रोजेक्ट के साथ जोड़ लीजिए। अब चार धाम प्रोजेक्ट क्या होता है, यहाँ पर हम रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब इन रोड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें बहुत से स्लोप बहुत स्टीप काट दिए, तो जिसकी वजह से कई बार लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। अगर वर्ल्ड ओवर बात की जाए तो इंडिया टॉप 5 देशों में आते हैं जहाँ पर आप लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा देखते हैं। अगर भारत के जोग्राफिकल एरियाज़ की बात करें, मेजरली जो भी आपकी स्टेट्स में हिमालयाज आते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, देन आप थोड़ा सा हिमाचल वाला पार्ट कवर कर लीजिए, देन उत्तराखंड वाला, फिर यहाँ पर सिक्किम आ गया, एंड देन सेवन सिस्टर्स। इन एरियाज में आपको मेजरली लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। अगर बात की जाए सदर्न स्टेट्स में, तो जहाँ पर वेस्टर्न घाट आता है आपका, अब वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, देन कर्नाटका वाला पार्ट, थोड़ा बहुत गोवा वाला पार्ट, एंड लास्ट में यहाँ पर केरला वाला पार्ट। तो इन सभी एरियाज में आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। मतलब सम टोटल किया जाए तो 4 आपकी सदर्न स्टेट्स हैं, 7 आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और अगर बात की जाए 3 आपकी नॉर्मल स्टेट्स हैं और एक यूटी, तो टोटल 14 स्टेट्स ऐसी हैं जो आपकी मतलब 50% आपकी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आपको लैंडस्लाइड्स होता हुआ दिखाई देता है। अगर ओवरऑल जोग्राफिकल एरियाज की बात की जाए तो आपको देखने को मिलता है 12.6% इंडिया का जोग्राफिकल लैंड जो है वो प्रोन है लैंडस्लाइड को। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में वी विल टॉक अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन। सबसे पहले आपको यह समझना है इन्फ्लेशन होता क्या है। देखिए मान लीजिए आप मैंगो खरीदने गए, आम खरीदने गए हैं मार्केट में, इस साल इसका दाम है 150 रुपये, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2023 में। अगर इसे कंपेयर करें पिछले साल इसी महीने में, यानी कि 2022 में इसी महीने में, इसकी जो कीमत थी वो 100 रुपये थी। सेम आम है, सेम पेड़ से तोड़ के लाए, कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं, कोई कुछ फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर जनरल इसके प्राइस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस इंक्रीमेंट को, यानी यहाँ पर ये 50 रुपये जो है, इस इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन 2 तरह से हो सकती है। इन्फ्लेशन एक तो डिमांड बढ़ने की वजह से हो सकती है, यानी कि जो आजकल आपको देखने को मिलता है वो डिमांड वाली इन्फ्लेशन नहीं है। डिमांड वाली इन्फ्लेशन कब होती है, जब लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो। जैसे अगर गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन या 8th पे कमीशन लागू कर दिया, या गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, या गवर्नमेंट ने रेपो रेट घटा दिया, इन सभी से लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा और इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब अगर बात की जाए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अभी हाल के समय में हमें देखने को मिल रही है। जैसे टमाटो का केस देखिए, टमाटो की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी सप्लाई डिसरप्टेड है। सप्लाई डिसरप्टेड क्यों है, क्योंकि मानसून की वजह से फसल काफ़ी ख़राब हो गई है, और साथ के साथ रास्ते भी बंद है, तो इस वजह से टोटल सप्लाई पहुँच नहीं पा रही है। तो इसके कारण आप देखते हैं कि कॉस्ट बढ़ गई। तो जब भी आप सप्लाई साइड में कुछ कंस्ट्रेन देखते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हुई है किसी प्रोडक्ट की, किसी कॉमोडिटी की, इसे कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये दोनों में फ़र्क है। अभी भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब यहाँ इसे कैलकुलेट किया जाता है रिटेल इन्फ्लेशन को एज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप इसमें कैलकुलेट करते हैं जनरल गुड एंड सर्विसेज जो कि कस्टमर खरीद रहा है, उस पर क्या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पर कितनी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है,
उसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी हाल फिलहाल में कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, पहले भारत में 4.87% के आसपास आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही थी, अब ये बढ़कर 7.44% पहुंच गई है। और इसमें मेजरली आप वेजिटेबल का हाथ देख रहे हैं, और वेजिटेबल में भी टमाटो का हाथ सबसे बड़ा है। इसके अलावा सीरियल्स और पल्सेस में भी आपको काफ़ी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, जिसके कारण ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है वो 11.5% है। और यही कारण बना जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन अभी हाल फिलहाल में इंक्रीज हो गया। अब ये जो सीपीआई है, जिसके थ्रू हम इस रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, ये 4 टाइप से कैलकुलेट की जाती है, जिसमें हम 3 तो लेबर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबर्स हो गए या रूरल लेबर्स हो गए। इनके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि भाई सीपीआई कैसा है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो लेबर जहाँ पर वर्ड आ गया, वर्कर आ गया, लेबर ब्यूरो इसको कैलकुलेट करता है। अगर बात की जाए सीपीआई अर्बन की, इसको कैलकुलेट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर आता है। अब इसमें जो बेस ईयर लिया है, जिसके कंपेयर में हम देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, वो रहता है 2012। और आरबीआई ने रिसेंट टाइम में, हम पहले डब्ल्यूपीआई को एज अ बेंचमार्क यूज करते थे, जहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उसको रेफर करते थे, बट अब चेंज करके सीपीआई कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीपीआई यूज होता है एज अ बेंचमार्क इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इसरो के एक नए मिशन के बारे में। देखिए, चंद्रयान के बारे में तो हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्रयान के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 क्या है? देखिए, ये एक हमारा सोलर मिशन है, जिसे लॉन्च किया जाएगा पीएसएलवी व्हीकल से। पीएसएलवी व्हीकल क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 7 पेलोड रहेंगे। सबसे पहले तो पीएसएलवी की बात कर ली जाए तो इसमें आपकी 4 स्टेजेस रहती हैं। पहली सॉलिड और तीसरी सॉलिड रहती है। इसके अलावा दूसरी और चौथी में आप यूज करते हैं किसको? लिक्विड इंजन को, जिसे विकास इंजन भी कहा जाता है। अब यहाँ हमारा मकसद ये है कि इस पीएसएलवी व्हीकल के थ्रू हम इस 7 पेलोड वाले आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करें, जिससे हम स्टडी कर सके सोलर कोरोना को, मतलब आउटर सरफेस को, फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को, मतलब सन की स्टडी करना चाहते हैं, सोलर फ्लेयर्स को समझना चाहते हैं, सोलर विंड्स को समझना चाहते हैं, सोलर एमिशन को समझना चाहते हैं। इन टोटल हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम कैसे सन के बारे में हमारी जो नॉलेज है उसे और ज़्यादा डीप कर सके। अब इसे रखा कहाँ जाएगा? इसे रखा जाएगा लैग्रांज पॉइंट 1 पे। L1 भी बोला जाता है इसे, इसीलिए नाम है मिशन का आदित्य L1। अब देखिए, अगर आप बात करें, जैसे सूर्य है और ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, इन दोनों के बीच में ऐसे 5 पॉइंट हैं जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर सन की और अर्थ की ग्रेविटी बहुत मिनिमम सी रहती है। आप यहां पर इसे स्टेशनरी करके फील्ड या प्लेस कर सकते हैं। अब ऐसे 5 पॉइंट कहां पर हैं? तो जैसे यहां पर एक आपको पॉइंट देखने को मिलता है, एक बैक साइड में, ये फ्रंट में आ गया, एक इसके बैक साइड में आ गया, एक यहां ऊपर की तरफ इस साइड है और इस साइड। तो यहां पर ये आपके 5 पॉइंट हैं। और L1 कहां पे? L1 ये है आपका। अगर L1 पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब ये अर्थ है और ये सन है, तो डेफिनेटली हम कंटिन्यूसली सन को व्यू कर पाएंगे और इससे हमारी जो स्टडी है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। साथ के साथ लैग्रेंज पॉइंट है, तो मतलब आप चीज़ को स्टेशनरी रख सकते हैं, तो फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम रहेगी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। जब भी ये मिशन लॉन्च होगा तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कावेरी रिवर के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है रिसेंट टाइम में कावेरी रिवर को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब हमें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या जानना है? देखिए, इस डिस्प्यूट के बारे में जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला, कावेरी रिवर का मैप, जो कि ब्रह्मगिरी से आपकी ओरिजिनेट होती है। अब इसमें आपकी कुछ रिवर्स हैं जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी ये सभी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो नीचे की तरफ हैं वो सारी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आपकी ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है रिवर। अब इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाती है आपकी कबानी, सोनवती, भवानी, नोयल, अमरावती। इसके अलावा इसकी बाकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज आती हैं, इसमें आ जाती है हरंगी रिवर, हेमावती, सिमशा एंड यहाँ पर अराकावती देखने को मिलती है। अराकावती के ऊपर ही आपका मेघदत्तु प्रोजेक्ट है, जो कि एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है बेंगलुरु का। और साथ के साथ यहाँ पर बेंगलुरु की जो
सिटी एरिया है, इसको 400 मेगावाट की एनर्जी भी मिलेगी इससे। ये जो आपकी रिवर है ये फ्लो करती है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी के थोड़े बहुत पार्ट से। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे को डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है किसके बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। अब भारतीय संविधान में इंटर वाटर जो डिस्प्यूट्स हैं, इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट जो हैं, इसको रिलेटेड क्या कहा गया है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 222 इससे डील करते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि भाई पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है जिसके तहत कैसे हम इन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करें इसके बारे में पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। और पार्लियामेंट ने ऐसा किया भी। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था हमारा, उस समय 2 एक्ट आए। एक तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 जो अभी तक आपका बोर्ड बना नहीं है, और तो यहाँ पर इसका काम था कि भाई रिवर और वैली एरिया में किस तरह से हम पानी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। इसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया था 1956 का। अब इसमें ये कहा जाता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंटर के पास आती है कि भाई मेरे को पानी के शेयरिंग को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बना सकता है। अब इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2002 में, जहाँ पर यह कहा गया था कि भाई ट्रिब्यूनल सेटअप होगा 1 साल के अंदर जब भी ये डिस्प्यूट अराइज होता है, और 3 साल के अंदर यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ट्रिब्यूनल है इसको डिसीजन देना होगा। ऐसे ही आपके कावेरी रिवर के ऊपर भी ट्रिब्यूनल बने हैं, आपकी महादेवी रिवर के ऊपर भी बने, मतलब बहुत सी रिवर्स के ऊपर बाद में ट्रिब्यूनल बने हैं। अब यहाँ एक चीज़ है, जो आर्टिकल 262 है, इसका क्लॉज 2 कहता है कि भाई पार्लियामेंट लॉ बनाकर ये कह सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट की इस मैटर के ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और ऐसा पार्लियामेंट ने किया भी था। कहा गया कि भाई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत ये कहा जाता है कि भाई जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। अब अगर आप यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो इसमें कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है तमिलनाडु कि ज़्यादा पानी रिलीज करे कर्नाटका। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कैसे है, जब हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो यहाँ आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, एप्लेट तो है। एप्लेट छोड़िए, यहाँ पर आप आर्टिकल 13 को देखिए। आर्टिकल 13 कहता है कि जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है इंडियन लीगल सिस्टम में, तो उसके थ्रू भी आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। हाँ, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में ये कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती इस मैटर में, बट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है एंड एप्लेट ट्रिब्यूनल की तरह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का आपका पार्ट भी है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हमें लोकेशन देखने 3 कंट्रीज़ की। वैसे चाइना और रशिया की हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं, मेजरली हम बेलारूस की लोकेशन को देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी रिसेंटली रशिया और बेलारूस जा रहे हैं। अब इनका मानना ये है कि मेजॉरिटी जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे वेस्टर्न मैकेनिज्म से बाहर निकल सके। और शायद ये सच भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि इनकी मतलब इन्होंने ऐसा क्लेम किया कि मोर देन 100 कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं कि भाई कैसे वो वेस्टर्न कंट्री से बाहर निकल सके, इसके बारे में चाइना के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नो। और इसी चीज़ को यहाँ पर शोकेस करने जा रहे हैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे 2 कंट्रीज़ के बारे में अगर आपको पता हो, रशिया और बेलारूस, इनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़। तो चाइना यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ की विजिट से ये दर्शाना चाहता है कि भाई वो वेस्ट से डरता नहीं है। तो आपको यहाँ पे बेलारूस की लोकेशन पता होनी चाहिए, जिसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं आपके लतीविया, लुथेनिया, यहाँ पर आपके वेस्टर्न साइड में आ जाता है पोलैंड, देन यूक्रेन, एंड ईस्टर्न बॉर्डर ये शेयर करता है रशिया के साथ। तो दीज आर द कंट्रीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा आपको एक काम करना है, देखिए रशिया के बारे में मैंने आपसे पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। आपने मुझे ये बताना है कि रशिया किन किन कंट्रीज़ के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे अर्जेंटीना की लोकेशन के बारे में। अभी रिसेंटली यहाँ पर प्राइमरी पोल्स हुए थे, जिसमें जो फार राइट सेक्शन है उनको काफ़ी एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब नॉट इन दी कंटेक्स्ट कि इस आर्टिकल के बारे में कुछ पूछा जाएगा, अर्जेंटीना की लोकेशन हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अगर बात की जाए इसके नॉर्थ में आपको बोलीविया देखने को मिलता है, पुरुगवे देखने को मिलता है एंड उरुग्वे देखने को मिलता है आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे। वेस्टर्न साइड की बात की जाए तो यहाँ पर चाइल है एंड अटलांटिक ओशन में ये आपका ओपन होता है। अब यहाँ आपको एक बात याद रखनी है,
अर्जेंटीना का बहुत छोटा सा बॉर्डर टच होता है किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। तो ये याद रखना है कि ब्राज़ील के साथ भी ये अपना ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे विंडफॉल टैक्स के बारे में। अब इसे समझने के लिए जानना जरूरी है विंडफॉल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, जब आपकी कंपनी को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट देखने को मिले, मतलब आपकी कंपनी ने कोई ऐसा चीज नहीं की है, मतलब कोई अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया, कुछ नहीं ऐसा चेंज किया है जिसकी वजह से आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, बस एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर है, एक्सटर्नल कंडीशन है, अब इसकी वजह से आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगे, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज विंडफॉल टैक्स। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी देखने को मिल सकता है, बट इसका किसी भी तरह का बिजनेस डिसीजन से लेना देना नहीं है। मतलब आप राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे थे और उस वजह से यहां पर आपको प्रॉफिट मिला। अब सरकार इस तरह के गेन्स के ऊपर कहीं ना कहीं टैक्स इंपोज करके इन्हें कम करने की कोशिश करती है और इसी को कहा जाता है विंडफॉल टैक्स। अभी हाल फिलहाल में क्रूड ऑयल और डीजल की वजह से न्यूज में रहा है। अब यहां आपको याद रखना है कि ये जो आपका क्रूड ऑयल है, इसके जो प्राइसेस हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंक्रीज हुए। वैसे मार्केट में इतनी ऊंचाई नहीं देखने को मिल रही इनके प्राइसेस में। अगर नॉर्मल कंडीशंस रहती तो शायद इतने प्राइसेस ना बढ़ते, बट क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो इस वजह से ये बढ़े, तो यहाँ पर इसके ऊपर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स को कलेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे नाइजर की लोकेशन को। देखिए, नाइजर की अगर बात की जाए, इसके नॉर्थ में आपको लीबिया देखने को मिलता है, फिर चैड, देन यहाँ पर नाइजीरिया देखने को मिलता है, देन यहाँ पर ये आपका बेनिन है, बुर्किना फासो, माली एंड अल्जीरिया। ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं जिसके साथ नाइजर अपना बॉर्डर शेयर करता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर आपको कूप देखने को मिल रही है और इनके प्रेसिडेंट को ट्रीजन के केस में अरेस्ट किया गया है। तो इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि रिसेंटली फ्रांस भी इनकी हेल्प के लिए आ रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा पिक्चर आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एयर पोल्यूटेंट का इनके ऊपर। देखिए, ये कहा जा रहा है कि 10% अगर एयर पोल्यूशन राइज होता है, इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में 1.1% से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है सभी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेते हैं जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। अब मान लीजिए जो आपकी दवाई है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर असर करना बंद कर दे, क्योंकि आपने या तो वो दवाई ठीक से नहीं ली, उसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो दवाई उन बीमारियों के ऊपर बेअसर है, और इसी को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर बात की जाए अभी के लिए 10 मेजर जो थ्रेट है हेल्थ से लेके, उसमें से एक है आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे अक्सर सुपर बग्स के नाम से भी आप जानते हैं। अब यहां इसके कई कारण होते हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ एरियाज में ना, खासकर इंडिया की बात की जाए तो चिकन के साइज को इंक्रीज करने के लिए हम एंटीबायोटिक खिलाते हैं इन चिकन्स को। अब अगर इन चिकन्स को कोई भी खाएगा तो इसकी वजह से उस पर्सन के अंदर माइक्रोब्स जो हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी है जो नॉनवेज आप खाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि हमारे यहाँ पर नॉर्म्स इतने अच्छे नहीं हैं। अगर बात की जाए, जैसे बहुत सी आपको पता होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसमें आज की डेट में तो कई नकली दवाइयाँ भी चल रही हैं। अब किस तरह से अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, इसके लिए कोई अच्छे नॉर्म्स तो है नहीं। अगर हैं भी तो उसे इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया जाता। तो क्या होता है कि जो डंपिंग है ना, डंपिंग ग्राउंड के अंदर आपके किसी ना किसी तरह से ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं जो इसके कांटेक्ट में आएंगे एंटीबायोटिक के, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। तो ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न आ जाता है, जैसे आप हॉस्पिटल देखते हैं, भारत में हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं रखी जाती है। अब हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि सफाई अच्छी नहीं रखी जाती है, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जब भी कोई माइक्रोब ट्रेवल करता है तो चांसेस है कि वो इवॉल्व करेगा तो वो भी रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आपने अक्सर केमिस्ट के पास जाकर बुखार की दवाई ली होगी। तो जब भी आप बुखार की दवाई लेते हैं
तो उसका कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो केमिस्ट है वो एंटीबायोटिक दे देता है आपको। अब ये जो एंटीबायोटिक है, अगर इसका कोर्स पूरा ना किया जाए तो बचे हुए जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी हेल्थ को केवल दुखी नहीं करेंगे, वो पूरे वर्ल्ड हेल्थ के लिए एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि उनके अगेंस्ट दवाई डेवलप करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। देखिए, इस आर्टिकल में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। आपको सिर्फ वो चीज़ें समझनी है, बाकी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर बात की जाए, हमेशा आपको याद रखना है रुपये और डॉलर के बीच में कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो $1 है, अगर आप $1 को लेके आते हैं तो आपको भारतीय करेंसी में 83.08 रुपीज़ मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रुपये की जो वैल्यू है एज कंपेयर टू जो डॉलर है वो कम हुई है अभी। अब इसको कम होने के पीछे बहुत से रीज़न है। जैसे आपने देखा होगा, अभी भी 1-2 आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि भारत की जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 16% डिक्लाइन करी है यूएसए और यूरोपियन यूनियन से, जो कि वन ऑफ आवर मेजर पार्टनर्स हैं। अब अगर ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया में जो डॉलर की इनकमिंग है वो कम हुई है। अगर डॉलर की इनकमिंग भारत के अंदर कम होगी तो इससे आपकी जो सप्लाई है वो कम हुई, डिमांड वहीं की वहीं है, तो बट ऑब्वियस है डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ेगी। अब इसका सिर्फ एक ये रीज़न नहीं है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, साथ के साथ मीनवाइल अगर आप देखें एफडीआई, एफआईआई, इनमें भी कमी देखने को मिल रही है। कमी क्यों देखने को मिल रही है? फेडरल बैंक ने अपने रेट को हाइक किया, इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से जो एफडीआई है, एफआईआई है, इनको अट्रैक्ट करने में हम इतने सक्षम नहीं रहे, तो जिसकी वजह से इंडिया के अंदर डॉलर फिर से कम हुए। तो यहाँ पर यह भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न अगर मैं आपको कहूँ कि रीसेंट टाइम में अगर आप देखें तो यूरोपियन इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब लोगों के पास अगर खुद के पास पैसा नहीं होगा तो दूसरी इकॉनमी में कैसे पैसे लगाएंगे? तो इसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यूपीएससी आपसे क्या क्या पूछ सकता है? अब आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा। आपने मुझे ये बताना है, अगर मान लीजिए रुपये की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट कर रही है, मतलब आपकी रुपये की वैल्यू जो है, रुपये जो है वो नीचे जा रहा है, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपको यूपीएससी जनरली इस तरह के स्टेटमेंट में फंसाता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इससे इंडिया के इंपोर्ट पे क्या असर होगा? एक्सपोर्ट मैंने पहले पूछा, आप इंपोर्ट को भी सोच के देखिए। तो जनरली यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी। आप ये मान के चलें कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, मतलब हमें ज़्यादा रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो इससे जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे। अब कॉस्टली हो जाएंगे तो इसके कारण हमारा बीओपी क्राइसिस इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज हम कॉस्टली इंपोर्ट कर रहे हैं और इससे हमारी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी और जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा महंगे होंगे। अब अगर प्रोडक्ट महंगे होंगे तो यहाँ पर आप मान के चले कि प्रोडक्ट की जो जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो आपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो इसके कारण जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि महंगा सामान है तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बट एक चीज़ ये भी याद रखना, परचेजिंग पावर जो है अदर कंट्रीज़ की वो इम्प्रूव होगी, तो ये एक इसके अगेंस्ट बफर क्रिएट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, बट क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पावर है, क्योंकि इंडियन रुपी आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो इसके कारण आप क्या देखेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। और अक्सर जब भी आपको अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना होता है तो आप रुपये की वैल्यू को कम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सामान को खरीद सकें, आपका जो एक्सपोर्ट है वो चीप हो सके। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। तो जनरली आपको इस पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज के इस प्रीलिम्स मंत्रा में इतना ही। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मंच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।